इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। बताएं कि सिंध के वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर के 50 पुशअप्स के जवाब में मारूफ मजहबी स्कॉलर और मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत ने 64 पुशअप्स लगाए हैं और दूसरों को चैलेंज देने वाले वजीर खेल ही को चैलेंज दे दिया है। डॉक्टर आमिर लियाकत इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप तो खूब एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। सिंध के वजीर खेल। वैसे दानियाल, कितनी वीरानी है तुम्हारी जिंदगी में। इतनी बुरी भी नहीं है वीरानी। मेरे घर की वीरानी और सन्नाटा मेरे दोस्त हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम हामी ही नहीं भरती। क्या बकवास है दानियाल। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं। क्यों भाई, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? तुम हो ना। अगर मेरी इतनी फिक्र है तो तुम कर लो मुझसे शादी। आफ्टर ऑल किसी जमाने में मैं और तुम मंगेतर भी तो थे। कैसी बातें लेकर बैठे हो तुम दानियाल? तुम्हारी ये बातें नहीं, तीर हैं जो कि मेरे जख्मों को और ताज़ा कर देते। अगर मैंने दूसरी शादी करनी होती तो मैं एहतिशाम के घर से तलाक लेकर निकलती। एहतिशाम के साथ रहकर अब मुझे शादी से ही नफरत होती है। आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट एनी मोर। आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर आइंदा तुम भी मुझसे शादी करने का ना कहना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दानिश बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, तहरीम ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ओह वेरी गुड। सुबह जल्दी उठ जाती है। पहले हम दोनों बाप बेटी वॉक पे जाते हैं, वापसी पर साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, फिर वापस चली जाती है और मैं अखबार लेके बैठ जाता हूँ। यानी रिटायरमेंट एंजॉय की जा रही है। हाँ कह लो, और क्या भी कह सकते हो। बस घर के छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, जैसे अभी मैं ग्रोसरी लेके आया हूँ। बेटा दानियाल, अभी तो तहरीम है, हर बात एंजॉय कर लेता हूँ। जब वो चली जाएगी तो क्या मुश्किल बनेगी जिंदगी की, फिर देखेंगे। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तहरीम शादी के बाद आपसे दूर नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि हम दोनों आपके और ज्यादा करीब हो गए। आई नो माय सन। मैं भी ये चाहता हूं कि ये फरीजा अब जल्द से जल्द अंजाम पाए। तुम दोनों ने स्टडीज मुकम्मल कर ली है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हो, तो फिर किस बात का इंतजार है? बाबा मुझे तो कोई एतराज नहीं है, जैसे आपका फैसला। वैसे भी अम्मी और अब्बू के इंतकाल के बाद आपके सिवा मेरा है ही कौन। मैं तहरीम से आज ही बात करता हूं। वो शायद मेरी ही तन्हाई की वजह से इस मामले को डिले कर रही है। बेवकूफ लड़की, वो नहीं जानती कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसमें पोशीदा है। एहतिशाम मुझे अच्छा लगने लगा है। शायद पहली मुलाकात में ही उसकी पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। शायद मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूं, मगर सच्चाई का तकाजा यही है कि ये बात सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं। शायद मैं तुम्हें दुख दे रही हूं। हमारी मंगनी को 10 साल हो गए, अब तो शादी की बातें होने लगी हैं, मगर मैं क्या करूं? एहतिशाम ने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे हाँ कह दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। अगर बाबा के इसरार पर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं और तुम कभी खुश नहीं रह सकेंगे।
ये क्या कह रहे हो दानियल बेटा? ये कैसे मुमकिन है? बाबा, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने इस बात पे बहुत सोचा, बहुत गौर किया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तहरीम और मैं एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कजिन्स हैं, दुख दर्द में एक दूसरे के साथी भी हैं, लेकिन शादी, बाबा दरअसल बात यह है कि मेरी एक कोलीग है नवेरा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने तहरीम को बता दिया है, उसे कोई एतराज नहीं। शी इज हैप्पी विद माई डिसीजन। बाबा प्लीज, मैं पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज अगर हो सके तो अपने इस नालायक भांजे को माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है, नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है, दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है, अब किसी से नहीं गिले जाना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मैंने आपका नंबर अपनी एक दोस्त से लिया था। वो दरअसल एक मसले के बारे में आपसे बात करनी थी, आपकी रहनुमाई चाहिए थी। शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बाबा चाय। थैंक यू। सुंदस, जब तुम अपने पापा की इस तरह खिदमत करती हो ना, तो तुम्हारे पापा बहुत खुश होते हैं। जानती हूँ, आप ही ने तो कहा था कि दिल को दिल से राह होती है। बाबा आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे ना? एक बात नहीं, 100 बातें कहो। मैं तुम्हारी बातें तो मानने आया हूँ यहाँ। सुंदस, मैं जब तक यहाँ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूँ जो मैंने पिछले 15 बरस में ना दी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज रात बाहर डिनर पर चलते हैं। मैं, आप और मामा। तुम्हारी मामा नहीं मानेगी। आप मान जाए, मैं उन्हें मना लूंगी। नहीं, बात पूछे सुंदस, तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या है तुम्हारे दिल में? बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं ये कुछ दिन आप दोनों के साथ गुजारना चाहती हूँ। वो सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत, माँ का लाड प्यार,
बाप के होने का एहसास तहफ़्फ़ुज़, सारे जज्बे एक साथ, एक मुकम्मल, भरपूर, खुशबाश फैमिली का फर्द महसूस करना चाहती हूँ खुद को। लेकिन बाबा, अगर आप दोनों इस घर की छत के नीचे इस तरह अजनबी बनकर रहेंगे तो ये सब कुछ मैं कैसे फील करूंगी? बाबा, आई नो मेरी खातिर आप दोनों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें। एंड आई प्रॉमिस मैं आप दोनों को ज्यादा तंग नहीं करूंगी। बस छोटी छोटी ख्वाहिशें, मामूली सी फरमाइशें जिन्हें पूरा करना इतना नामुमकिन नहीं होगा। बोले ना बाबा। अच्छा ठीक है, तुम तहरीम से पूछ लो, अगर वो राजी है तो मुझे बाहर जाने में कोई इतराज नहीं होगा। मुझे एतराज है सुंदस। मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रामे से, थक गई हूँ रोज रोज ये किरदार करते हुए। तुमने मुझसे अपना बाप मांगा था, मैंने तुम्हें लाकर दे दिया, मगर अब इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपनी बाकी मानदा इज्जत नफ्स का भी गला घोट दूंगी। समझी तुम? मात खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद। ये क्या हरकत है? तो मुझे यहां इसलिए लाई थी? सुंदस, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। चलो आओ, उठो, चलो उठो, हम दोनों बाहर चलते, आओ। नहीं बाबा, रहने दे बाबा, मामा अकेली हो जाएंगी। हम दोनों घर पर ही खाना खा लेते हैं। अच्छा चलो, बात से पूछो, यहाँ से पूछो। मैं ये कुछ दिन आप दोनों के साथ गुजारना चाहती हूँ, वो सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। बाप की शफकत, माँ का लाड प्यार, बाप के होने का एहसास तहफ़्फ़ुज़, सारे जज्बे एक साथ, एक मुकम्मल, भरपूर, खुशबाश फैमिली का फर्द महसूस करना चाहती हूँ खुद को। कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? अच्छा है। सुंदस, देखो कौन आया है। हम लोगों का अचानक प्लान बना आउटिंग पे जाने का, तो हमने सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं। अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग बाहर डिनर के लिए जा रहे थे, आप लोग भी ज्वाइन करें ना हमें। नहीं, तुम लोग जाओ। क्यों बाबा, आप क्यों नहीं चलेंगे? सुंदस, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं,
मेरा भी इस वक्त मूड नहीं है कहीं बाहर जाने का, तुम चली जाओ। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग बैठे आराम करें, मैं चली जाती हूँ उनके साथ। मैं चेंज करके आई। अरे क्या जरूरत है, बहुत प्यारी तो लग रही हो, ऐसे ही चलते हैं। ठीक है रिमित, ऐसी ठीक हो, पर चलो ना। ओके, जाऊँ बाबा? हाँ जाओ। मामा? हाँ बिल्कुल। ओके देन, बाय। ओके। हैदर, तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सुंदर सिर्फ कद में बड़ी हुई है, ऐसे छोटी सी बच्ची है? ठीक है रिम, जब भी अपने मामा पापा के साथ होती है ना तो बिल्कुल ऐसा ही लगता। बच्चे चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। नहीं डियर, तुम्हें पता है आज जब तुम घर से निकलते हुए अपने मामा बाबा को बाय बाय कह रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक छोटी सी बच्ची स्कूल जाते हुए अपने मामा बाबा को बाय बाय कह रही थी। I really enjoyed this scene. खाना लगा दिया, खा लो। जब मुझे भूख महसूस होगी तो मैं खा लूंगा। तहरीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर बुरा ना मानो तो चंद मिनट के लिए बैठ जाओ। कहो। तहरीम, हम अपने अपने दिल में एक दूसरे के लिए जैसे भी जज्बात रखते हैं, मैं नहीं समझता सुंदर के सामने उसका इजहार करना जरूरी है। तुम मुझसे नफरत करती हो और मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, ये तुम भी जानती हो और मैं भी, और अब सुंदर भी अच्छी तरह जान गई है। लेकिन जब हम सुंदर के सामने ऐसी बातें करते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होती है। एहतिशाम, सुंदर मेरी भी बेटी है। उसकी नामुमकिन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस हद तक मैं जा सकती थी मैं गई। इससे ज्यादा अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम कम से कम ये तो कर सकती हो कि अपने तल्ख जज्बात अपने दिल तक महदूद रखो। हम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो एक छोटा सा झूठ और सही। Jalapeno chicken and salted shrimps. मोहतरमा, किसी और से भी पूछ लेते हैं शायद। ओह हाँ, आई एम सॉरी सुंदर, वो दरअसल हैदर की सारी चॉइस का ना मुझे शुरू से पता है, तो इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? इट्स ओके, आपने जो ऑर्डर किया है मुझे पसंद है। फिर भी कोई तो मूड होगा, इटालियन, चाइनीज, थाई या देसी? तो मैं इतनी मूडी नहीं हूँ, जो सामने आ जाए वो सब्र शुक्र करके खा लेती हूँ। भाई इससे ये ना पूछें कि इसको क्या पसंद है, इससे तो ये पूछें इसके बाबा को क्या पसंद है, ये ज्यादा बेहतर जानती होगी। क्यों छेड़ रहे हो बेचारी? आई थिंक सुंदर को अपने बाबा से रिलेटेड कोई भी मजाक पसंद नहीं है ना? भाई जब ये अपने बाबा की ढेर सारी बातें करके मुझे जेलस कर सकती है तो मेरा भी तो थोड़ा हक है इसको थोड़ा बहुत छेड़ने का। जी जनाब, आपको तो सारा हक है। सुंदर, ये शादी से पहले मुझे बहुत सताया करता था। शुक्र है तुमने शादी के बाद नहीं कहा। हाँ, क्योंकि अब तो तुम बहुत मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड समझदार हो गए हो ना। और थैंक गॉड कि तुम इतनी दूर चली गई हो कि तुम्हारा लिहाज करना पड़ता है। थैंक यू। लिहाज करने का थोड़ा सा।
सुनाए रात में की गई दुआएं कबूल होती हैं। मैं तुम्हें याद कर रहा था। कोई नहीं, ये तो तुम्हारा स्टडी का टाइम है। सही पहचाना तुमने। किताब सामने खुली है लेकिन जहन तुम्हारे बारे में सोच रहा है। कैसी हो तुम? सुंदस कैसी? खुश है। अपने बाप के साथ मिलकर मेरा तुम्हारे लिए बहुत मुंहफट और बदतमीज हो गई है। उसकी उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में ओवर कॉन्फिडेंट होना और मुंह फट होना खासा अच्छा लगता है। तुम दिल पे मत लो, मैं भी नहीं लेता। तुम्हारे जैसा दिल मैं कहां से लाऊं दानियाल? Oh, come on. दानियाल, तुम्हें पता है सुंदस एहतिशाम को यहाँ घर ले आई है और वो अब शादी तक यहीं रहेगा। लेकिन अब तुम ये मत समझना कि यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं रही है, बल्कि मेरी तन्हाई में अब और इजाफा हो गया है। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब जी चाहे याद कर लेना। मुझे तुम्हारा ये एहसास बहुत हौसला देता है दानियाल। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम्हें तलाक ना देके मैंने तुम्हारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया ना तेरी। तुम्हें तुम्हारे कहने पर उस वक्त डिवोर्स दे देता तो तुम दानियाल से शादी करने में ज्यादा वक्त न लेती। ये तुम्हारी गलतफहमी है एहतिशाम। अगर मैंने दानियाल से शादी करना होती तो तुम्हारी जिद मेरे आगे रेत की दीवार साबित होती। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं की शादी तुमने उससे? ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मुझसे अब ऐसी कोई बात पूछने का हक नहीं रखते। क्यों नहीं रखता मैं हक? जब तक मेरे और तुम्हारे दरमियान 3 बोल और कागज का रिश्ता बाकी है, मैं हक रखता हूँ। तो पिछले 15 वर्षों से तुम कहाँ थे? 3 लफ्जों पर मबनी कागजी रिश्ता तुम्हें सिर्फ हुकूक नहीं बल्कि फराइज भी सौंपता है। शायद तुम भूल रही हो तहरीन, तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे मेरे हर फर्ज से दस्तबरदार कर दिया था। उसी लम्हे तुम भी हर हक से महरूम हो गए थे। मेरी जिंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा, क्या लगता है दानियाल तुम्हारा? ये सवाल कल को तुमसे कोई भी पूछ सकता है। कभी सोचा है तुमने सुंदस के ससुराल में तुम्हारा क्या इंप्रेशन बनेगा? हर सोच तुम्हारी तरह पस्त और हर निगाह तुम्हारी तरह शक्की नहीं होती है एहतिशाम। तो तुम अब भी यही कह रही हो कि मैं गलत था? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारी बात सच होती तो मैं तुमसे डिवोर्स लेकर कब की दानियाल से शादी कर चुकी होती। तो अब कर लो, तुम्हारे दिल में छुपी हुई हसरत अधूरी न रह जाए। वैसे भी तुम दोनों का जो ताल्लुक है, तुम्हें इससे शादी कर ही लेनी चाहिए। एहतिशाम, अगर तुम्हें खराब ज़हनियत पर कंट्रोल नहीं तो कम से कम खराब जबान पर काबू रखो। शायद तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हारे बाबा की मेरी लव मैरिज है या नहीं, और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। तो हकीकत यह है कि तुम्हारे बाबा ने मुझसे मंगनी होते हुए भी तहरीम से लव मैरिज कर ली थी। मुझसे शादी तो इस मजबूरी की शादी थी। लेकिन मामा, पापा तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हर वक्त अपनी मोहब्बत का और लगाव का आप इजहार करते हैं। तुम्हारे बाबा की ये मोहब्बत मैंने ऐसे जीती जैसे किसी मैदान में बहादुरी से लड़कर कोई जंग जीती जाती है। मैंने खुद से अहद किया था कि यही एहतिशाम जिसने मुझे ठुकराकर किसी और को अपना लिया है और मुझसे सिर्फ मजबूरी में शादी की है, इसको मैं खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। और देखो
मैंने तुम्हारे बाबा की इतनी खिदमत की, इतनी मोहब्बत की कि वो मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गए। लेकिन शायद जैसे कोई एक तेज और मुंहजोर आंधी किसी सजे सवरे बाग में बिला इजाजत घुस आती है और माली की बरसा बरस की मेहनत को गारत कर देती है, उजाड़ देती है। इसी तरह ये तहरीर एक आंधी की तरह मेरी जिंदगी में फिर चली आई। अब मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। मैं आपके साथ हूँ मामा, आपको फिक्र करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे पापा गए हैं ना, उन्हें वैसे ही वापस लौटना होगा, मेरे लिए, आपके लिए। मेरे होते हुए बाबा आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते मामा। सुंदस, मेरा काम भी अब खत्म ही होने वाला है। मैं सोच रही हूँ आज मार्केट चलते हैं। तुम्हारी शादी में अब काफी कम दिन रह गए, ज्वेलरी का ऑर्डर भी करना है। मामा, सारा आंटी बता रही थी कि हमने शादी के बाद फौरन अमेरिका मूव होना है और मैं इतनी शॉपिंग ना करूं तो बेहतर है। अब ऐसे आई थिंक वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इतनी ज्वेलरी को मैंने क्या करना। और हैदर बता रहा था कि सारा आंटी ने ऑलरेडी मेरे लिए काफी ज्वेलरी खरीद कर रखी है। भाई वो सायरा की खुशी है, वो जो चाहे करे। अगर तुम मेरी बेटी हो, मैंने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। मामा, आपने मेरे लिए अभी तक जो कुछ भी किया है वो काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मामा, आपसे एक बात करूं? कहो। मामा, मुझे मिद्दत कुछ खास पसंद नहीं है। I mean, उनकी नेचर कुछ डोमिनेटिंग सी है, हर बात में वो अपनी चलाती हैं और हैदर और सायरा आंटी सिर्फ उसी के सुनते हैं। मुझे उनके बात करने का अंदाज पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो टॉन्ट कर रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि मैंने अमेरिका में उनके साथ रहना है। मुझे तो डर है कि कहीं हम दोनों की लड़ाई ना हो जाए। नहीं सुंदस, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी कि जिसकी वजह से मिद्दत के दिल में तुम्हारे लिए मनफी जज्बात पैदा हो जाए। वो सायरा की बेटी है, हैदर की बहन है। उनके नजदीक उसकी बहुत अहमियत होगी। जब तक तुम उन दोनों के दिलों में घर नहीं कर लेती, उससे उलझने का सोचना भी मत। तुम्हारा और मिद्दत का रिश्ता दामन और चिंगारी का है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना दामन जला बैठो। क्या क्या बात है मामा, आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? इतना खौफजदा क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं भी अपना दामन ऐसी चिंगारी से जला बैठी। ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये अक्सर दिलों के रिश्तों पर हावी हो जाते। आई थिंक तुम्हारे बाबा को कुछ चाहिए, जाओ जाकर पूछ कर आ जाओ। मामा, मुझे मिद्दत कुछ खास पसंद नहीं है। I mean, उनकी नेचर कुछ डोमिनेटिंग सी है, हर बात में वो अपनी चलाती हैं और हैदर और सायरा आंटी सिर्फ उसी के सुनते हैं।
ये तुमने घूंघट क्यों उलट दिया? वो घबराहट सी महसूस हो रही थी, दम घुट रहा था। ओह, बड़े घर से छोटे घर में आई हूँ ना, तो दम घुटने लगा। नहीं, वो दुपट्टा बहुत भारी था तो सांस नहीं आ रही थी। ऊपर से चारों तरफ से कमरा भी बंद है। हाँ, हमारा एसी खराब है ना कुछ दिनों से। अब तुम ले तो आई हो जहेज में एसी, चंद दिनों में लगवा लेना तो ठंडी हवा के मजे लेती रहना। एहतिशाम कहाँ है? तौबा, पहली दुल्हन देखिए जो मुंह फाड़ के अपने शौहर का पूछ रही है। आ जाएगा एहतिशाम, इतनी जल्दी क्या है? और शरीफ लड़कियां शादी की पहली रात सब्र से सर झुका के घूंघट निकाल के मियाँ का इंतजार करती हैं, और यहाँ तो घूंघट ही पहले उलट दिया गया। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं भाई, हमें तो भाई ने कहा कि जाके नई दुल्हन से मिल लो, तो हम चले आए। अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफी चाहती। नहीं, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? ये तो तुम्हें ही पता होगा, वरना शक्ल हमारी कोई इतनी बुरी तो नहीं। अरे आपा, बड़ी तारीफें हो रही हैं अपनी। भाई हमारी जब कोई तारीफ नहीं करता तो हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं लाके दे दूं? जी नहीं, शुक्रिया। शब बखैर। बड़ी खूबसूरत लगती। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। मेरी बात सुन लो, एक ज्यादा देर मत ठहरना ससुराल में। दामाद वक्त गुजारते ज्यादा देर अच्छे नहीं लगते वहां। एहतिशाम, तुमने बाबा से कहा था कि हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, इतनी देर हो गई है। ये तुम एहतिशाम को तुम कह के मुखातिब करती हो? जी, हम ऑफिस में ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हैं। ये ऑफिस नहीं, हमारा घर है। यहाँ पे कुछ तरीके, कुछ रवायात हैं। शौहर को आप कह के मुखातिब करते हैं हमारे घर में। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा शौहर नहीं घर का कोई मुलाजिम है। एहतिशाम, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ। क्या हो गया आपा आपको? ये कोई मौका इस तरह की बात करने की? गुरबा कुश्तन बरोज़े अव्वल कहते हैं इसे। आपा, मुझे तो अच्छा लगता है जब वो हम आपस में इस तरह बात करते हैं। आप जनाब से मियाँ बीवी के दरमियान खामखा का गैप आ जाता। हमें क्या भाई, हमने तुम्हारे फायदे की बात कही थी। कल को तुम्हारी बीवी जब तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी तो अपनी बहन की यही बातें तुम्हें याद आएंगी। वैसे भी ये नौकरी करने वाली जो औरतें होती हैं ना, मियाँ को ज्यादा घास नहीं डालती, और इसको तो वैसे भी अपने ऊंचे घराने पर बड़ा गुरूर है। आपा, उसका इस घर में पहला दिन है, कम से कम इस बात का तो ख्याल कर ली। देखो बेटा, अजमत ने कुछ गलत तो नहीं कहा। अपनी बीवी को समझाओ। अगर उसकी यही तुनक मिजाजी रही ना तो हम सबके लिए खासी मुश्किल हो जाएगी। अरे उसे समझाओ बेटा कि हमें समझने की और हमारे घर के माहौल में रचने बसने की कोशिश करे। लड़की को तो दबा कर अगर रखना हो ना, उसे पहले दिन अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए। और अम्मी, आप अगर मेरा साथ दें तो मैं तो इसको तीर की तरह सीधा रखूंगी। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था, मेरी जन्नत भी वही। आपा कदरे मुख्तलिफ खातून, उनकी शादी भी लेट हुई थी। जवाद भाई आपस से उम्र में बड़े थे और उनकी आपस से कभी बनी नहीं। शादी के चंद साल बाद वो आपा को घर खरीद के दे गए और खुद कतर चले गए। उन्हें गए 10 साल हो गए। 2-2.5 साल बाद वो चक्कर लगा लेते हैं, आपा के अकाउंट में कुछ रकम डालते हैं और फिर कतर चले जाते हैं। सुना है उन्होंने वहां किसी इंडियन औरत से शादी की है। ओह गॉड, जब भी आपा इतनी बिटर हो गई हैं।
और उनको इस बात का खुद एहसास नहीं है कि अनजाने में वो लोगों से कितनी ज्यादती कर जाती है, लेकिन हम उनकी ज्यादतियों को उनकी महरूमियों की वजह से इग्नोर कर देते हैं। और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अम्मी जी अजमत आपा के लिए बहुत टची है, कोई उनका दिल दुखाए अम्मी जी भी खफा हो जाती है। मैंने कहा ना एहतिशाम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ना तुम्हारी अम्मी खफा हो और ना तुम्हारी आपा। अच्छा एक बात बताओ, अजमत आपा की कोई औलाद नहीं है? इसी बात का तो दुख है। आपा यहां भी महरूम साबित हुई। शादी के कुछ अरसे के बाद उन्होंने टेस्ट करवाए, तो पता चला वो कभी मां नहीं बन सकती। ओह माय गॉड, फिर तो आपा बहुत ही मजलूम खातून हुई। लेकिन अक्सर वो लाशऊरी तौर पर अपनी मजलूमियत का बदला दूसरों से ले लेती है। लेकिन मैं तुमसे दिली तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी अच्छाई से अम्मी जी और अजमत आबा का दिल जीत लेना। तुम फिक्र मत करो एहतिशाम, जो भी मसला होगा हम दोनों मिलकर उसे फेस करेंगे। तुम साथ होगे तो मुझे लगता है मैं बड़े से बड़ा इम्तिहान भी पास कर लूंगी। अगर ऐसा हुआ तो यकीन करो उम्र भर में तुम्हारा गुलाम बन के रहूं। मुझे गुलाम नहीं, एक अच्छा दोस्त और अच्छा शौहर चाहिए। खो गई जिंदगी जीऊं कैसे, ज़ादेरा लुट गया है राहों में, आज भी दूं सदा पुकारूं मैं। इसने रुखसत मुझे